अभी एक बच्चा जस्ट पैदा हुआ है। अब इस बच्चे को क्या लगता होगा कि माँ जो है वो कितनी कठोर है कि मुझे जो है वो अकेला छोड़ जाती है, मुझे दूध के लिए भी रोना पड़ता है। सपोज उससे कोई एक और बड़ा भाई है, वो क्या सोचेगा कि ये जो छोटा बच्चा है इसको मम्मी छोड़ आके खाना भी खिलाती है, जिद भी कर रहा होता नहीं खाना खाना तो भी पैम्पर करती है और मुझे बस से भेज देती है, अपने आप आओ खाना भी ओवन में खुद गर्म करके खाओ। अगर हम एक पेरेंटिंग में भी देखें तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमें पेरेंट्स जो हैं कुछ अलग तरीके के और ज्यादा इंटेंस चैलेंजेस देते हैं लाइफ में। Can you make people happy with hypnotherapy? एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो अगर उसका पेट भरा है और डायपर सूखा है तो बच्चा हैप्पी है। हैप्पीनेस के लिए वो कहाँ से कोई इंस्टीट्यूट में जाता है, कोई कॉलेज में जाता है सीखने के लिए हैप्पीनेस। अब होता क्या है, अब ये बच्चा बड़ा होगा, अब इसके खिलौने टूटेंगे, मम्मी पापा खिलौने दिलाने से मना करेंगे, कोई घर में आएगा कजन उसके खिलौने को टच करेगा तो ये बच्चा दुखी होगा। फिर और बड़ा होगा, बाहर दोस्तों के साथ खेलेगा, बच्चे उसको क्रिकेट में बैटिंग नहीं करने देंगे, बॉलिंग करवाएंगे, फील्डिंग करवाएंगे तो वो दुखी होगा। फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स बनेंगे, फिर ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, झगड़ा होगा। आप सोचिए कि अगर एक 15 साल के बच्चे की परवरिश उसी तरीके से की जाए जितना 15 महीने के बच्चे की परवरिश की जाती है तो ये 15 साल का बच्चा पूरा हैंडीकैप हो जाएगा लाइफ का। ये चलो होगा, आपने जो कॉन्सेप्ट समझाया कि पिछला जन्म होता होगा, उसके बाद उसकी आत्मा को एक प्रोसेस से गुजरी होगी और उसको एक फिर नया जन्म मिला होगा। अब मेरे जीवन में इसकी क्या महत्वता है? मेरे पास एक पेरेंट्स आए, एक मतलब उनके बच्चे नहीं हुए, शादी हुई, कुछ साल उन्होंने ट्राई किया, उसके बाद उन्होंने एक लड़के को गोद ले लिया। बहुत छोटा था, उसके बाद वो 15-1 साल का हो गया, 10th में आया और उसने अपने आप को हैंग कर लिया। ही इज कमिटेड अ सुसाइड। मेरे गुरु हैं तो बोलते हैं जो जीवन दुख में पका नहीं कंचे घट सा रह जाता है, जो दीप हवाओं से न लड़ा वो जलना सीख न पाता है। Hello all, welcome to my channel Zudra India. I'm Dr. Ashish Sahdev. And when I was analyzing my data, so I realized that people have really liked the video on hypnosis, child psychology, and past life regressions. So on the popular demand, today I am inviting again Dr. Pankaj Gupta, a leading child psychologist and hypnotherapist, to talk about hypnotherapy, life between death and rebirth, child psychology, how can we overcome our post traumas. Okay, so let's start this podcast. Thank you, Dr. Pankaj Verma, so coming on again like in this particular show. But I know we have called you earlier also, and we have talked about multiple things. But this time again, you have come on this podcast, so thanks. And the topics are quite known to you, but they are quite interesting, and people really want to know about this. So today we're going to talk about hypnotherapy, child psychology, childhood traumas, and parenting tips. A special topic is science versus spirituality, and then we will talk about past life regression and life between lives. Okay, which is very interesting topic from your side. So, sir, we'll start with hypnotherapy. So, what is hypnotherapy? ओके, सी हिप्नोथेरेपी, बिफोर अंडरस्टैंडिंग हिप्नोथेरेपी हम पहले अपने माइंड को समझते हैं। हाँ। माइंड को आप एक बड़े ट्रायंगल के रूप में इमेजिन करें और उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है बहुत छोटा, जस्ट द टिप ऑफ दैट ट्रायंगल से 5%, और उसको हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है? जहाँ पे हमारे लॉजिक है, एनालिसिस है, रीजनिंग है, आईक्यू जो हमारा है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड में है। उसके बाद जो नीचे 95% एक बड़ा माइंड बच गया, दैट इज नोन एज सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड में हमारी सारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी सारी इमोशंस हैं। तो जब हम डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करते हैं, दैट टेक्निक, दैट प्रोसेस इज नोन एज हिप्नोथेरेपी। So, मैं कुछ इंटरप्रेट करूं उससे पहले सर, द क्वेश्चन इज हाउ टू अनलॉक सबकॉन्शियस माइंड. How to unlock subconscious Mind. Okay. Because I have just read the book, The Power of Subconscious Power of Mind. conscious mind. And I really like the book, and I really recommend it to everyone. Must read this book. So, subconscious mind you have spoken about. So, how to unlock the subconscious mind? And hypnotherapy is one way of doing that. So unlocking is not the right word, I would say. The right word would be that we have to access the subconscious mind. Okay, आपको एक्सेस लेना है Access लेना है so that subconscious. the direct suggestions can be implanted in subconscious. तो इतना जरूरी क्यों है आपको उस मतलब सबकॉन्शियस माइंड में चीजों को इम्प्लांट करना? ओके, देखिए हमारी जो इमोशंस हैं, हाँ. जैसे मैं आपको 1-2 एग्जांपल से पहले बताता हूँ कि बिहेवियर कैसे फॉर्म होता है। लेट्स टॉक इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज। आप सोचें कि एक
पानी का ग्लास है, खाली ग्लास है, और उस ग्लास को आप एक पानी की बाल्टी में आप डिप करते हैं, तो क्या होगा? वो हर तरफ से पानी को सक करेगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ द नेचर कि नेचर जो है वो एम्प्टीनेस को एक्सेप्ट नहीं करता। व्हेरेवर देयर इज़ एन एम्प्टीनेस, कोई ना कोई फ्लूइड फ्लो करेगा और उसको फिल कर देगा। अब ये ग्लास अगर हम एक गंदे पानी की बाल्टी में डालें और ये कहे कि मैं तो बड़े संस्कारी परिवार से आया हूँ, मैं कभी भी अपने अंदर गंदा पानी नहीं भरूंगा, लेकिन क्या इसके सोचने से कुछ होगा? नहीं। जब तक ग्लास खाली है और गंदे पानी का कांटेक्ट अवेलेबल है, वो पानी उसमें भरना वुड बी लाइक इट्स अ प्रोसेस, राइट? उसमें ग्लास कुछ भी सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरह से क्या होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारी सारी इमोशंस है, जैसे मैंने कहा आपको, और हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट नीड है, दैट इज द नीड ऑफ लव, राइट? और जब मैं बोलता हूँ हमारी, इज नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट इवन एनिमल्स ऑल्सो हैव अ लव नीड। अब तो ये भी रिसर्च हुआ है कि प्लांट्स ऑल्सो हैव लव नीड्स, राइट? अब ये जो लव है, दिस इज इन द सबकॉन्शियस माइंड। आप सोचिए कि एक बच्चा है जिसकी परवरिश ऐसे हुई है कि उसको प्यार नहीं मिला है। अब जब मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ तो सभी पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम तो अपने प्यार बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स जो है बच्चे को डांटते हैं, उसको चीज के लिए रोकते हैं, जिसको आजकल हम बोलते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, या इसको कॉर्पोरेट में हम लोग बात किया करते थे माइक्रो मैनेजमेंट। तो जब माइक्रो मैनेजमेंट की जाती है और जब बच्चे की नजर से देखते हैं तो उसको ऐसा नहीं लगता कि पेरेंट्स उसको प्यार करते हैं। अब ये जो एक वैक्यूम ऑफ लव बन गया, अब वो क्या करेगा? जब भी किसी फ्रेंड सर्कल में जाएगा, वो इस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश करेगा। अब वो लोगों से चाहेगा कि उसको अटेंशन दें, पैम्पर करें, स्टफ लाइक दैट। फिर और बड़ा होगा, फिर गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स बनेंगे, फिर ब्रेकअप होंगे, ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, शादी होगी। यानी क्या हो रहा है कि हर ब्रेकअप के साथ एक मेरा वैक्यूम ऑफ लव जो है और बड़ा होता जाता है। अब जब मैं किसी एक ऐसे इंसान के साथ हूं और मुझे लगता है कि वहां से प्यार मिलना पॉसिबल है, तो अब मैं क्या करूंगा? अब वैक्यूम है, ये तो मैंने आपको बताया, सबकॉन्शियस माइंड में वैक्यूम है, तो मैं चाहूंगा कि दूसरा इंसान मुझे प्यार करे। और प्यार करने का मतलब क्या है? कोई मुझे अटेंशन दे, कोई मुझे पैम्पर करे, कोई मुझे प्रायोरिटी दे, यही तो मतलब है प्यार करने का। अब अगर मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर आशीष से मुझे ये प्यार मिल सकता है, इंटरेक्ट तो कॉन्शियस माइंड करेगा। तो मेरा कॉन्शियस माइंड क्या सोचेगा कि डॉक्टर आशीष से मुझे प्यार कब मिलेगा? कब वो मेरे साथ इतना बढ़िया बिहेवियर करेंगे? जब मैं उनके साथ अच्छा बिहेवियर करूंगा। सो मेरा लॉजिकल माइंड जो है वो आपके साथ अच्छा बिहेवियर करना शुरू कर देगा बिना सोचे समझे। क्यों? क्योंकि देयर इज अ डीप नीड ऑफ गेटिंग लव फ्रॉम यू। एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और बताता हूँ। सोचिए आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छे मूड में एक दूसरे का हाथ पकड़ के वॉक कर रहे हैं और एक ऐसी सड़क आती है जहाँ पे बहुत तेज ट्रैफिक है, और आपके पार्टनर को मान लेते हैं कि उनको तेज ट्रैफिक को क्रॉस करने वाली सड़क से डर लगता है। अगर उनके डर होगा मन में, तो उनका एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होगा? वो आपके हाथ को जोर से पकड़ेंगे। जब वो हाथ को जोर से पकड़े हैं तो वो सोच के नहीं पकड़ रहे हैं, वो एक स्पॉन्टेनियस है, बिकॉज देर इज अ फियर इनसाइड ऑफ क्रॉसिंग द रोड। अब आपको जब वो जोर से पकड़ेंगी तो आपके हाथ में पेन होगा, तो आपका बिहेवियर क्या होगा? आप उसका हाथ को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। और आप जितना हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, उतना ही क्या होगा? आपका जो पार्टनर है उसको लगेगा कि यार ये कैसा पार्टनर है, ही इज नॉट अवेलेबल व्हेन आई नीड हिम। और आपको क्या लगेगा? यार आई एम ऑलवेज अवेलेबल, लेकिन हम आराम से भी तो हाथ पकड़ के सड़क पार कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर डर होगा तो हमारी पकड़ मजबूत हो जाती है। और यही चीज बिहेवियर साइकोलॉजिकल लेवल पर भी होती है कि अगर मेरे मन में इनसिक्योरिटीज हैं, लोनलीनेस रही है, लैक ऑफ लव रहा है, तो क्या होगा? मैं अपने आसपास के जो लोग हैं, परिवार है, पार्टनर्स हैं, मैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, स्पाइंग करने की कोशिश करता हूँ। और जितना मैं उसको पकड़ने की कोशिश करूंगा, कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, उतना ही सामने वाला इंसान सफोकेटेड होता है। सफोकेशन है। अब जहां पे मैं लेके जाना चाहता था पॉइंट को, क्या था कि अगर मैं आपके साथ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मैं ये सोच के कर रहा हूं? मेरे ख्याल से सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड से होता है। ओके। तो वो जो इमोशंस हैं, अब जब तक मेरे मन में फियर होगा, या अगर मेरे मन में लैक ऑफ लव है और मुझे लगता है कि मुझे आपसे प्यार मिल सकता है, बट आई विल डू, आई विल बी ओवर सॉफ्ट टू यू, आई विल ट्राई टू बिकम अ पीपल प्लीजिंग पर्सन, आई विल बी ओवर गिविंग इन द रिलेशनशिप। और मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां लॉजिकली पता होता है कि दूसरा इंसान मुझे यूज कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको यूज करने देते हैं और हम ओवर डू करते हैं रिलेशनशिप में। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जो हम बिहेव करते हैं, हम ये बिहेव सोच के नहीं करते हैं। वी आर बेसिकली अ विक्टिम ऑफ अवर इमोशंस विच आर इन द सबकॉन्शियस माइंड, और उसी विक्टिमाइजेशन के प्रोसेस में हम बिहेव करते हैं।
So basically your behavior is controlled by subconscious. एग्जैक्टली अब हिप्नोथेरेपी क्या है? कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हिप्नोथेरेपी इज वेयर वी डायरेक्टली डील और हील द इमोशनल वुंड्स। अब जैसे ही आपका एक फियर को हील कर दिया हमने हिप्नोसिस में जाके, तो आपके जो एक पकड़ है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। Okay, so hypnosis basically works on subconscious mind. हिप्नोसिस वर्क्स ऑन द सबकॉन्शियस माइंड। एग्जैक्टली। ओके, मैं इसके ज्यादा फायदे बाद में पूछूंगा, पहले करते कैसे हैं सर हिप्नोसिस? करते कैसे हैं? देखिए, हिप्नोसिस के लिए क्या होता है, सबसे पहली चीज ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब तक मैं लॉजिकली कन्विंस्ड नहीं हूं तब तक मेरा माइंड उसको रिसीव नहीं कर सकता। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है कि जब हम रिलैक्स करते हैं, जब हम रिलैक्सेशन मोड में होते हैं, तो रिलैक्स कौन करता है? मेरा कॉन्शियस माइंड है जो रिलैक्स करता है। तो अब कॉन्शियस माइंड एक रिलैक्सेशन मोड में भी है और उसको ट्रस्ट है कि मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास हूं, तो ही इज ही इज डूइंग फॉर माय इंप्रूवमेंट, फॉर माय वेलफेयर। और ये चीज हमने अपने क्लाइंट को लॉजिकली पहले एक्सप्लेन कर दी है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो सब उसको हमने हैंडल किया है। नाउ वंस ही इज कन्विंस्ड और जब हम उसको रिलैक्सेशन की सजेशंस देते हैं, तो इमीडिएटली जो कॉन्शियस माइंड है वो अपना कंट्रोल छोड़ देता है और अब हम डायरेक्टली जो भी सजेशन देंगे, it will go into the subconscious mind. And when the suggestion directly is taken into subconscious mind, that process is called hypnotherapy. तो सर ये क्या एक बार में ही हो जाता है या इसके सेशंस होते हैं? देखिए, एक बार में भी हिप्नोसिस हो जाती है, बाकी डिपेंड करता है कि क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। वी मे हैव टू गो फॉर मल्टीपल सेशंस फॉर मल्टीपल टाइप ऑफ इश्यूज। तो मतलब इसमें कितना समय लग जाता है? नॉर्मली हिप्नोथेरेपी सेशन टेक्स अराउंड एन आवर। और उससे पहले जो आप ये उसको लॉजिकल आप हाँ, एक्सप्लेन वो कर रहे डिपेंड करता है कि इंसान कितना ज्यादा इंटेलेक्चुअल है या Intellectual कितना है, ज्यादा क्यूरियस है। क्यूरियस यस, एग्जैक्टली। क्यूरियस है। मैं तो ये बोलने वाला था कितना ज्यादा शकी है। नहीं, कितना डाउटफुल है कि ये मैं एक कौन चीज आदमी बोलता हूँ, है। मैं एक चीज बोलता हूँ कि जो सवाल पूछता है, हाँ। राइट, वो बेसिकली मैंने हमेशा ये देखा है कि जो लोग ज्यादा क्यूरियस होते हैं, इंक्विजिटिव होते हैं, सवाल ज्यादा पूछते हैं, आसानी से बात को नहीं मानते हैं, एक बार वो कन्विंस हो जाते हैं ना, उनमें ना एक ट्रस्ट बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। जल्दी डेवलप बिकॉज उनके क्वेश्चन आंसर हो आंसर होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको लगेगा कि ये पहले सेशन में ही कन्विंस्ड हैं, लेकिन वो जिंदगी भर कभी कन्विंस नहीं होते हैं, ना वो सवाल पूछते हैं। सवाल। तो सर जैसे एक बार आपने एक हिप्नोथेरेपी कर दी तो कोई डेंजरस भी है क्या बंदा? जैसे मतलब ऐसा होता है ना कि हिप्नोथेरेपी से बाहर नहीं आया और बंदा किसी और जमाने में चला गया। इसको थोड़ा सा और गहरे में समझते हैं। हाँ। हिप्नोथेरेपी जो होती है, जैसे हम इसको देखें कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन वर्क्स एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, राइट? तो जब हम एक एक्टिव अलर्ट स्टेट में होते हैं, तो हम बोलते हैं कि माय ब्रेन इज वर्किंग इन अ बीटा स्टेट, राइट? व्हेन बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हम मीटिंग कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद हम एक वर्क प्लेस पे हैं, जस्ट एक कॉफी ब्रेक हमने ले लिया, तो क्या होता है, योर ब्रेन इज नॉट वर्किंग एज फास्ट एज इट वाज वर्किंग व्हेन यू वर इन अ मीटिंग। तो अब क्या होता है, ये हमारा थोड़ा फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, जिसको हम अल्फा रेंज में बोलते हैं। इसके बाद आता है थीटा रेंज। थीटा होता है जहाँ पे हमारा मेडिटेशन होती है, हिप्नोसिस होती है, रैंडम आई मूवमेंट्स जहाँ पर होती हैं, ड्रीम्स जहाँ पर आते हैं। और इसके बाद जब हम और गहरे में जाते हैं, देन इट इज अ डेल्टा स्टेट वेर यू स्टे हैव अ वेरी डीप स्लीप। अब आप एक चीज देखिए कि मेरा नॉर्मल एग्जिस्टेंस इज ईदर इन एन अल्फा और अ बीटा स्टेट। मैं जब गहरी नींद में जाता हूं तो आई रीच अप टू अ डेल्टा लेवल। कभी ऐसा हुआ आपके दिन लाइफ में कि नींद में गए और वापस नहीं आ पाए? नहीं। तो जब डेल्टा से बाहर आ सकते हैं, हाँ। तो थीटा स्टेट तो अभी डेल्टा से थोड़ी और ऊपर ही है। ओके। ओके, तो इट मींस हिप्नोथेरेपी सेफ है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं से। इट इज एब्सोल्युटली सेफ। ओके। और एक सर वो जो थोड़े से वो फिल्मों में देखते हैं कि ऐसे ऐसे हिलाते हैं वो ऐसा, फिल्मों ने जो है वो हिप्नोथेरेपी को बहुत गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया है। उसमें वो पेंडुलम घूमता है उसके बाद वो गायब हो नहीं, जाता है। पेंडुलम एक टेक्निक होती है हिप्नोटाइज करने की, ओके। लेकिन हिप्नोसिस में क्या होता है ना, हिप्नोसिस में ऐसा नहीं है कि कोई भी सजेशन आपकी मर्जी के अगेंस्ट आपको दी जा सकती है। अच्छा, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं हिप्नोटाइज करके और मर्डर करवा दूं या नो, एब्सोल्युटली नो। इसको ऐसे समझिए, आपकी क्यूरियोसिटी मैं समझ पा रहा हूँ, इसको एक ऐसे तरीके से समझिए कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन हम खोलते हैं हाँ। ना, अभी उसके कोई प्रोसीजर्स प्रोसेसेस सेट नहीं है, तो एमडी जो है, द ओनर ऑफ द कंपनी, ही हैज टू बी इन्वॉल्वड इन ईच एंड एवरी प्रोसेस। हाँ। सो दैट इज वन स्टेट ऑफ एक्सिस्टेंस, राइट? अब इसको हम बोल सकते हैं वी आर इन एन एक्टिव और अलर्ट स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पे मेरा लॉजिकल माइंड जो है, जो कि हर डिसीजन ले रहा है, हर चीज में इन्वॉल्व है,
हर चीज को एनालाइज करता है, तब उसको वो इम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद अभी एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, द प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज आर इन प्लेस, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो चुकी है, मालूम है किस डिपार्टमेंट ने क्या काम करना है। ऐसे टाइम पे क्या होता है, एमडी वुड बी अवेलेबल इन हिज केबिन बट विल नॉट इंटरफियर इन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज अ स्टेट ऑफ हिप्नोथेरेपी। मेरा कॉन्शियस माइंड अवेयर है, अवेलेबल है, लेकिन उसने कंट्रोल सबकॉन्शियस को दे दिया बिकॉज द लेवल ऑफ ट्रस्ट इज देयर इन द प्रोसेस। प्रोसेस। अब सोचिए कि अगर एमडी कोई ऐसी चीज देखता है विच इज नॉट हैपनिंग एज पर द प्रोसेस, तो कितना टाइम लगेगा एमडी को कंट्रोल वापस लेने में? इमीडिएटली ले ले। इमीडिएटली। सेम थिंग हैपन्स कि अगर मैं अपने किसी भी क्लाइंट को हिप्नोथेरेपी में कोई ऐसी सजेशन देता हूं जो उसकी एक्सपेक्टेशन से या उसके वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट है, देन माय क्लाइंट विल इमीडिएटली कम बैक टू द कॉन्शियस स्टेट एंड विल नॉट डू व्हाट आई वुड से। ओके। तो सर मतलब तो हिप्नोथेरेपी से आप हैबिट्स चेंज कर सकते हो? बिल्कुल हैबिट चेंज कर सकते हैं हिप्नोथेरेपी से। हिप्नोथेरेपी हिप्नोथेरेपी इज सॉर्ट ऑफ रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड फिर कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमास हैं, कोई रिग्रेट्स हैं, उनको खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में फिर हम जा सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन सर, इस पे मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं अब हिप्नोथेरेपी की कोशिश खत्म करूं। कैन यू मेक पीपल हैप्पी विद हिप्नोथेरेपी? अच्छा चलिए, इसको थोड़ा सा मैं ऐसा व्हाई आई एम आस्किंग दिस कि सम पीपल आर लाइक डिस्थाइमिक, मतलब उनको डिप्रेशन एक छोटे लेवल का थोड़े कम क्वांटिटी का डिप्रेशन लाइफ में रहता ही है। दे हैव क्राइंग स्पेल्स, दे हैव मतलब अनहैप्पीनेस है लाइफ में। तो कैन मतलब उनकी आदत बन जाती है वो कि हाँ भैया ऐसे ही रहना है हमें। तो कैन हिप्नोथेरेपी डू समथिंग ऑन दैट? देखिए, इसको थोड़ा सा मैं आपको ऐसे समझाता हूँ ताकि आप खुद कोरिलेट कर पाए अपनी लाइफ से। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो अगर उसका पेट भरा है और डायपर सूखा है तो बच्चा हैप्पी है। हैप्पीनेस के लिए वो कहाँ से, कोई इंस्टीट्यूट में जाता है, कोई कॉलेज में जाता है सीखने के लिए हैप्पीनेस? नहीं, और आजकल तो बच्चे कमर होते हैं क्योंकि खुश रहते हैं। तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, हैप्पीनेस जो है दैट इज माय नेचुरल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। हैप्पीनेस मुझे कहीं से लानी नहीं है, राइट? अब होता क्या है, अब ये बच्चा बड़ा होगा, अब इसके खिलौने टूटेंगे, मम्मी पापा खिलौने दिलाने से मना करेंगे, कोई घर में आएगा कज़न उसके खिलौने को टच करेगा तो ये बच्चा दुखी होगा। फिर और बड़ा होगा, बाहर दोस्तों के साथ खेलेगा, बच्चे उसको क्रिकेट में बैटिंग नहीं करने देंगे, बॉलिंग करवाएंगे, फील्डिंग करवाएंगे तो वो दुखी होगा। फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स बनेंगे, फिर ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, झगड़ा होगा। यानी जैसे जैसे इंसान दुनिया में एक्शन के वर्ल्ड में जाता है वैसे वैसे तो वो दुखी होता है। तो एक चीज याद रखिए, हम हैप्पीनेस के लिए कुछ नहीं करते हैं, हम जिंदगी में जो भी करते हैं वो अनहैप्पीनेस के लिए करते हैं। इसका मतलब क्या है, हैप्पीनेस इज अ नेचुरल स्टेट, अनहैप्पीनेस इज एन एक्वायर्ड स्टेट। एक्वायर्ड स्टेट। तो हिप्नोसिस क्या करती है, हिप्नोसिस जो है वो जो भी आपके एक्वायर्ड रीजंस ऑफ अनहैप्पीनेस हैं, वो एंगर हो सकता है, फियर हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, लैक ऑफ लव हो सकता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, ट्रॉमास हो सकते हैं, फेबियाज हो सकते हैं, रिग्रेट्स हो सकते हैं, जेलसी हो सकती है, सेल्फ क्रिटिसिज्म हो सकता है। हिप्नोथेरेपी इन सब को हील करने में काम आता है। ओके। और जब ये नेगेटिव इमोशंस हील हो जाएंगी तो बचेगा तो क्या बचेगा? नेचुरल स्टेट बचेगी। नेचुरल स्टेट बचेगी, एग्जैक्टली। Perfect. Then we come to past life regression, and it is going into past life. Is it different from life between lives? लाइफ बिटवीन लाइव्स और पास्ट लाइफ क्या है इसको समझ लेते हैं। पास्ट लाइफ का मतलब ये है कि जब मेरी सोल किसी दूसरे शरीर में थी पिछले जन्म में, Okay. दैट इज पास्ट लाइफ। और रिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम उसको रिग्रेस कर सकते हैं, वी कैन ट्रेवल बैक इन टाइम इन टर्म्स ऑफ मेमोरीज ओनली, नॉट फिजिकली, Okay. इन टर्म्स ऑफ टाइम, हाँ. इन मेमोरी। तो दैट इज कॉल्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अब एक फेज आता है जब पिछले जन्म में हमारी डेथ हो गई, हाँ. और अगला जन्म मिलने से पहले हमारी सोल एक पर्टिकुलर प्रोसेस से गुजरती है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम पिछले जन्म में हम क्या हुआ था हमारे साथ, हाँ, वो हम मेमोरी से आप उस तरफ ले जाते हो। एग्जैक्टली। दिस इज कॉल्ड एज पास्ट लाइफ रिग्रेशन। रिग्रेशन। एग्जैक्टली। ओके सर, आगे बताइए फिर। और लाइफ बिटवीन लाइव्स में क्या हुआ कि पिछले जन्म में जब मेरी डेथ हुई, यानी मेरा जो सोल है वो बॉडी से निकली, और अगला जन्म लेने से पहले मेरी सोल जो है ना एक प्रोसेस से गुजरती है। ओके। देयर इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, देयर आर रिव्यूज। ओके। हमें तैयार किया जाता है अगले जन्म में आने के लिए। हम
कुछ सीखने के लिए आते हैं। मतलब ऐसा chaos नहीं है कि कोई भी कभी भी मर गया कभी भी पैदा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ओके। देयर इज अ प्रोसेस जो हम सीखने के लिए आते हैं, वो सीखने के लिए हमारी एक तैयारी कराई जाती है। तो वो जो पूरा प्रोसेस है दैट इज नोन एज लाइफ बिटवीन लाइफ्स, दो जीवन के बीच का जो समय है, विच इज सोल का। which is at the level of soul, जब Soul. बॉडी नहीं है, between the two, when soul is existing in between the two bodies। तो ये जो रिव्यूज है या ट्रेनिंग्स है ये कौन करता है? ये हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं। हर स्पिरिट का एक केयर टेकर है, गार्जियन सोल बोल सकते हैं, जो भी हम लोग नॉर्मली स्पिरिट गाइड के नाम से स्पिरिट बोलते गाइड करते हैं। सर पर ये जो आप बातें कर रहे हैं ये तो ना हिंदुइज्म में है ना किसी और धर्म में। हम तो वो बैतनी रिवर से निकलते हैं ना, वो वाला सीन होता है हमारा तो। कृष्ण क्या बोलते हैं कि ये जो अर्जुन जो तुम्हें मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ये मैंने पहले सूर्य को दिया था और फिर इक्ष्वाकु को दिया था और फिर उस राजा को दिया था। कैसे दिया था कृष्ण का तो, और अर्जुन कहता भी है कि आप तो अभी इसी काल में पैदा हुए हैं। किसने दिया था ये जन्म, दिया था ये जो नॉलेज किसने दी थी? वो सोल ने दी थी। ओके, चलो रिलीजन को अलग रखेंगे। सर आप बताइए कि सर वो जब लाइफ ट्रेनिंग होती है तो मतलब क्या ऐसी चीज़ें उसे बताई जाती हैं, और ये जरूरी है कि इंसान मरा है तो इंसान ही पैदा होगा? इज देयर एनी वे कि चेंज हो जाए स्पीसीज? मोस्ट ऑफ द केसेस में हाँ। एक इंसान ही बनता है, ओके, लेकिन बहुत कहीं कुछ एक्सेप्शनल अगर केसेस होते हैं तो फिर हम जानवर या पशु पक्षी या कुछ और भी बन सकते हैं। मान सकते हैं। तो उस ट्रेनिंग के बाद फिर देन कैन आपको नया जन्म मिलता है? नया जन्म मिलता तो नया जन्म आप डिसाइड कर सकते हो या ये इट्स इन योर फेट? है। आप डिसाइड बिल्कुल करते हैं, बिकॉज लाइफ बिटवीन लाइव्स में हमारी जो फ्री विल है हाँ। उसकी रिस्पेक्ट हमेशा की जाती है। कोई भी चीज आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपी जाती है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। ओके, चलो इस पॉइंट को मैं एक बार पार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि फिर व्हाई विल आई चूज टू बी दिस, व्हाई विल नॉट आई चूज टू बी सन ऑफ अंबानीज और समवन एल्स, है ना? सो तो सर ये जो है ये चलो होगा, आपने जो कॉन्सेप्ट समझाया कि पिछला जन्म होता होगा, उसमें एक जीवन जिया होगा किसी इंसान ने, उसके बाद उसकी आत्मा को एक मतलब प्रोसेस से गुजरी होगी और उसको एक फिर नया जन्म मिला होगा। तो अब मेरे जीवन में इसकी क्या महत्वता है? देखिए, लाइफ बिटवीन लाइव्स का हम कहाँ यूज करते हैं? बहुत बार क्या होता है कि मैं आपको एक दो केसेस बताता हूँ अपने ही। मेरे पास एक पेरेंट्स आए और मतलब उनके बच्चे नहीं हुए, शादी हुई, कुछ साल उन्होंने ट्राई किया, उसके बाद उन्होंने एक लड़के को गोद ले लिया। बहुत छोटा था। उसके बाद वो 15 साल का हो गया, 10th में आया और उसने अपने आप को हैंग कर लिया। ही इज कमिटेड अ सुसाइड, राइट? या एक मेरे क्लाइंट हैं जो कि ट्रेवल कर रहे थे एंड द प्लेन क्रैश्ड, और वो और एक आदमी, सिर्फ 2 पीपल सर्वाइव्ड और उनको मल्टीपल इंजरीज हुई। यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बहुत सारे ऐसे हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं जहां आदमी को ये लगता है कि यार मेरी तो कोई गलती नहीं है इसके अंदर, ये दुख मेरे लाइफ में क्यों आया है? आप आराम से सड़क पर चलते जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, पता लगा द बैलेंस ऑफ लाइफ यू आर स्पेंडिंग लाइक अ हैंडीकैप। नो, दीज आर ऑल्सो द रीजंस ऑफ अनहैप्पीनेस इन लाइफ। अब ये जो इस तरीके के इंसिडेंसेस होते हैं, इन इंसिडेंसेस को हम लॉजिकल माइंड से नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए हमें वो लाइफ बिटवीन लाइव्स में समझने की जरूरत है कि ये जो मैंने पेन्स मेरी लाइफ में आए हैं, इनका रीजन क्या है, इनके पीछे क्या लर्निंग्स हैं जो मैं लेने के लिए आया हूँ। सो एवरी सिचुएशन दैट कम्स, जो कि मेरा लॉजिकल माइंड सोचता है कि ये तो पेन है या मिसफॉर्च्यून ऑफ लाइफ है, या ऐसा है कि मैंने पुराने जन्म में कुछ गलत काम किए थे, उसके मुझे अब सजा मिल रही है। सजा मिल रही है, ऐसा नहीं है। ओके, हम कुछ सीखने के लिए आते हैं और उसके लिए वो चैलेंजेस कई बार जरूरी होते हैं। वो चैलेंजेस हम लेकर आते हैं एंड वी आर ऑल्सो अ पार्टी इन सेलेक्टिंग द नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस। तो अब इस क्वेश्चन जो मैंने पार्क किया था लेके आता हूँ कि मैं क्यों ऐसा चूज करता हूँ। हाँ, आप इसलिए ऐसा चूज करते हैं, इसको छोटे से एक एग्जाम्पल से समझें। हाँ। कि एक अभी एक बच्चा जस्ट पैदा हुआ है। हाँ। अब वो जो है, जब उसको भूख लगेगी तो वो रोएगा तो माँ आके उसको दूध पिलाती है। अब इस बच्चे को क्या लगता होगा कि माँ जो है वो कितनी कठोर है कि मुझे जो है वो अकेला छोड़ जाती है, मुझे दूध के लिए भी रोना पड़ता है। सपोज उसका घर में एक और बड़ा भाई है, वो क्या देखता है कि माँ जो है इसके कपड़े भी बदलती है, इसको प्यार भी करती है, पूरा टाइम इसके साथ रहती है, इसको घर में रखती है, और मुझे तो जो है वो 6 घंटे स्कूल भेज देती है। तो माँ कितनी कठोर है कि मुझे तो 6 घंटे के लिए स्कूल भेज देती है और इसको हमेशा अपने साथ रखती है।
सपोज उससे कोई एक और बड़ा भाई है, वो क्या सोचेगा कि ये जो छोटा बच्चा है इसको मम्मी छोड़ने भी जाती है, लेने भी आती है, होमवर्क भी कराती है, आके खाना भी खिलाती है, जिद भी कर रहा होता नहीं खाना खाना तो भी पैम्पर करती है, और मुझे बस से भेज देती है, अपने आप आओ, खाना भी ओवन में खुद गर्म करके खाओ। यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर हम एक पेरेंटिंग में भी देखें तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमें पेरेंट्स जो हैं कुछ अलग तरीके के और ज्यादा इंटेंस चैलेंजेस देते हैं लाइफ में। आप सोचिए कि अगर एक 15 साल के बच्चे की परवरिश उसी तरीके से की जाए जितना 15 महीने के बच्चे की परवरिश की जाती है, तो ये 15 साल का बच्चा पूरा हैंडीकैप हो जाएगा लाइफ का। तो चैलेंजेस का भी अपना एक रोल है हमारी ग्रोथ में। हमने क्या किया है, जो एक गलत कंडीशनिंग हमारी हुई है, हम ये समझते हैं कि जो पेन मेरी लाइफ में आता है, जो चैलेंजेस आते हैं, वो नहीं आने चाहिए, वो गलत है। ऐसा नहीं है। आप अपने ही 15 साल के बच्चे को ज्यादा चैलेंजेस देते हैं और 5 साल के बच्चे को कम चैलेंजेस देते हैं। क्यों? क्या आप उसके दुश्मन हैं जो आपका बड़ा बेटा है? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर 15 साल के बच्चे को वो चैलेंज नहीं देंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ग्रो नहीं कर पाया। इसी तरीके से क्या होता है, हमारी सोल के भी अपने अपने लेवल्स होते हैं। जो कम मैच्योर्ड सोल्स होती हैं उनकी लाइफ में चैलेंजेस कम आते हैं। जो जैसे जितनी ज्यादा मैच्योर होती चली जाती हैं सोल्स, उतने ही उनकी लाइफ में ज्यादा चैलेंजेस आते हैं। और फिर एक लेवल आता है जहां पे जीसस को क्रूसीफाई किया जाता है, उनके हाथ पांव में कीलें ठोकी जाती हैं। अब ये भी तो पेन है। और जीसस को जब सूली पे चढ़ाया जाता है तो सबसे पहले जीसस के मुंह से क्या निकलता है कि हे भगवान, तू ये क्या दिखा रहा है? एंड देन जीसस वाज सो इवॉल्व्ड एंड सो कॉन्शियस सोल कि उनको समझ में आया, अरे ये तो मैं परमात्मा से शिकायत कर रहा हूँ। एंड देन ही सेज, दाई शैल बी डन, तेरी मर्जी पूरी हो। जीसस बिकेम क्राइस्ट ऑन द क्रॉस। उनके वो क्राइस्ट बनने के लिए वो पेन जरूरी था, क्योंकि उससे पहले के जितने पेन थे वो सब उससे उससे पार होके आ चुके थे। तो हम जो चूज करते हैं, एक 10th स्टैंडर्ड में बच्चा जाएगा, उसका सिलेबस 5th स्टैंडर्ड के बच्चे से ज्यादा टफ होगा ही होगा। जो आप 11th-12th में तैयारी करते हैं एमबीबीएस की, और जो आप एमबीबीएस में जाके पढ़ते हैं, देयर हैज टू बी अ डिफरेंस। आप मास्टर्स करेंगे, देयर हैज टू बी अ डिफरेंस। अब हम ये बोलेंगे कि आपने जो है चूज किया कि मुझे एमडी करना है, तो आपने 10th क्यों नहीं चूज कर लिया? 10th चूज कर लेते आपके लिए तो बड़ा आसानी से हो जाता। व्हाई यू हैव चोजन टू बी एन एमडी स्टूडेंट? सो बिना पेन के, बिना चैलेंजेस के ग्रोथ नहीं आती है लाइफ में। याद रखिए इस बात को। ये हमारे समाज की बड़ी एक गलत कंडीशनिंग है कि हम पेन को गलत बोलते हैं, कि पेन आया तो जैसे मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मेरे गुरु हैं, वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि जो जीवन दुख में पका नहीं, कच्चे घट सा रह जाता है। घट मतलब वो जो मिट्टी का मटका होता है। तो बोलते हैं जो जीवन दुख में पका नहीं, कच्चे घट सा रह जाता है। जो दीप हवाओं से न लड़ा, वो जलना सीख ना पाता है। इसलिए दुखों का स्वागत कर, दुख ही मुक्ति का है अक्षर। हम सबका सबसे बड़ा दुख क्या है? डेथ का दुख है। हाँ। मौत का दुख सबसे बड़ा मानते हैं। और कबीर क्या बोलते हैं? कबीर कहते हैं कि जिस मरनी से जग डरे, मेरो मन आनंद, और कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। जिस मौत से दुनिया डरती है, मैं खुश होता हूं, कब मरूंगा, कब मेरी परमात्मा से मुलाकात होगी। किसी भी संत ने, एनलाइटेंड सोल ने, कभी भी पेन को गलत नहीं कहा है। और जैसे ही आप एक नए पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखते हैं कि पेन्स आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ, पेन्स आर नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट, तो आपका पर्सपेक्टिव, आपका लुकआउट लाइफ का एकदम चेंज हो जाता है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइफ पर्पस एंड कार्मिक लेसन्स। ये मतलब 3 वर्ड मैंने कहीं से उठाए सर, एक साथ पूछ रहा हूँ। ठीक है। बट लाइफ पर्पस, जो मैंने आपसे कहा कि हम कुछ सीखने के लिए आते हैं, एक पैकेज लेके आते हैं, उसी को हम सोल कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, उसी को हम लाइफ पर्पस बोल सकते हैं, उसी को हम लेसन्स बोल सकते हैं, पैकेज बोल सकते हैं। ये अलग अलग बस शब्द हैं, एक ही बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके ओके, तो कार्मिक, कार्मिक मतलब कर्म से रिलेटेड हो गया। तो बेसिकली जब आपकी सोल प्रिपेयर हो रही होती है तो यू टेक अ बर्थ फॉर अ पर्पस टू लर्न सम लेसन्स। ओके। और वही लेसन्स है जो हमारी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, हमारी एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की तरफ हमें लेके जाती। तो सर मैं थोड़ा सा बड़ा ही एक नाइस सा क्वेश्चन है, और बड़ा एक में भी कि मैं मान लो पिछले जन्म में कुछ था, फिर मैंने एक लेसन्स लिए, मेरी सोल थोड़ी मैच्योर हो गई, उसकी एक रिव्यू एंड ट्रेनिंग हुई, देन मैंने इस जन्म में आ गया,
अब मैंने कुछ और लेसन्स ले लिए, अब मेरी सोल फिर जाएगी, फिर मैं अगला जन्म, तो मैं हर बार तो मैच्योर होता ही जा रहा हूँ, मैं हर बार बेटर होता जा रहा हूँ। आप हर बार बेटर होते जा रहे हैं, एग्जैक्टली। ओके, एवरी बर्थ माय सोल इज मेकिंग यू बेटर, यस मेकिंग मी बेटर। यस। आप थर्ड स्टैंडर्ड में जाते हैं, फिर फोर्थ स्टैंडर्ड में जाते हैं, यू आर बिकमिंग बेटर, फिर फिफ्थ में जाते हैं, 10th में जाते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं। पर सर कुछ ऐसे हो सकता है कि अनरिजॉल्व्ड पास्ट लाइफ इश्यूज हों? अनरिजॉल्व पास्ट लाइफ इश्यूज हो सकते हैं, हो सकते हैं। ओके, बट सर एक चीज बताइए कि फिर सम पीपल हैव अ डिफिकल्ट लाइफ, अच्छा वो आपने मेरे को बताया कि आपकी अपनी मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है, हाउ मैच्योर इज योर सोल। आप अपने जो चैलेंजेस हैं, जो सिलेबस है, हाँ आई जस्ट वांट टू यूज अ डिफरेंट वर्ड इंस्टेड ऑफ पेन एंड चैलेंज। ऐसे आप जो सिलेबस चूज करके लाते हैं, हाँ वो आप अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से लेके, 10th का बच्चा जो है वो 10th का सिलेबस लेके आएगा, जिसमें उसको सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे से ज्यादा पढ़ना है। सेकंड क्लास का बच्चा है, उसमें फोटो इतनी बड़ी है, अक्षर छोटे लिखे हैं। 10th के बच्चे की क्लास में किताब में फोटो खत्म हो जाती है, सारा पढ़ना पड़ता है, किताब मोटी होती जा रही है। तो सर इसी से रिलेटेड साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, ये एक काफी मतलब डिस्कस होता है इन इन बिटवीन इंटेलेक्चुअल्स। मतलब जो आप बातें अभी आपने 10 मिनट में करी हैं वो शायद साइंस इतनी बिलीव नहीं करती होंगी। मैं बीइंग ए डॉक्टर, मतलब मैंने तो एमबीबीएस की है, हम तो मतलब भगवान को भी रेयरली मानते हैं, तो ये बातें कैसे मानेंगे? देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं ताकि आप चीजों को समझ पाए। हाँ आपने अपने हाथ में सपोज एक फोर्सेप पकड़ लिया, हाँ ठीक है? आप उस फोर्सेप से दुनिया की हर चीज पकड़ सकते हैं। हाँ, मतलब जो भी चाहिए, हाँ हाँ अरे चिमटा आपने पकड़ लिया, हाँ हाँ हाँ। उस चिमटे से आप दुनिया की हर चीज पकड़ सकते हैं आप उसको। लेकिन क्या उस चिमटे से आप उस हाथ को पकड़ सकते हैं जिस हाथ में वो चिमटा है? नहीं। हाँ लॉजिकल बात कह रहा हूँ हाँ बिल्कुल, हाँ राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो, लेकिन ये चिमटा मुझे मेरा उसी हाथ को नहीं पकड़ सकता जिस हाथ में मैंने चिमटे को पकड़ा हुआ है। क्लियर है ये बात? अब हम देखते हैं कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो किस लेवल पर है। हमारा जो सबसे इनर मोस्ट एग्जिस्टेंस लेवल है, दैट इज माई सोल, राइट? उसके बाद मेरा सबकॉन्शियस माइंड आता है जिसमें सारी इमोशंस हैं। इसके बाद मेरा इंटेलेक्चुअल माइंड आता है जहाँ पे सारी नॉलेज है, राइट? इसके बाद मेरी बॉडी आती है, और बॉडी के बाद मेरा एक्सटर्नल नेचर आता है, लोग आते हैं। अब क्या होता है कि जो भी चीज मेरा इंटेलेक्चुअल माइंड कर सकता है, वो या तो मेरी बॉडी के लिए हेल्पफुल हो सकती है या बाहर की दुनिया के लिए एप्लीकेबल हो सकती है। सबकॉन्शियस और सोल के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकती है। नाउ व्हाट इज साइंस? साइंस इज बेसिकली गिविंग यू अ रीजनिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड योरसेल्फ। आपकी बॉडी में क्या हो रहा था? मेडिकल साइंस इज एंटायरली टू नो what are the processes happening inside your body. Body is an outer covering of my intellectual mind. फिजिक्स में हम पढ़ते हैं नेचर कैसे बनता है, हवाएं कैसे चलती हैं, बादल कैसे आते हैं, बारिश कैसे आती है, तूफान कैसे आते हैं। यानी साइंस जो है वो हमारी बॉडी और दुनिया को जानने का एक बहुत बेहतरीन टूल है, लेकिन अपनी सोल को नहीं जान सकता। पर जरूरी क्यों है सर क्या? सोल को जानना? मत जानिए, कौन बोलता है सोल को जानना जरूरी है? जरूरी सिर्फ क्या, सोचिए, ये मैं बहुत बार ये मैं मेरे पास सामने क्वेश्चन आता है, जो सबसे पहला इंसान पैदा हुआ होगा दुनिया में, उसने ना तो परमात्मा को ढूंढा होगा, ना आत्मा को ढूंढा होगा, उसने क्या ढूंढा होगा? उसकी खोज क्या होगी? हैप्पीनेस। मतलब खाना भी चाहिए तो हैप्पीनेस के लिए चाहिए। उसने अपनी लाइफ में जो खोजा होगा वो क्या ढूंढा होगा? उसने हैप्पीनेस ढूंढी होगी, राइट? ये इतना लॉजिकल बात समझ में आती है। अब क्या होता है कि जो लोग हैप्पीनेस की जर्नी पे गए, जिन लोगों ने हैप्पीनेस की खोज करनी शुरू करी, उन्होंने ये देखा, ये पाया कि वो जो हैप्पीनेस है, दैट अनकंडीशनल हैप्पीनेस, दैट एटर्नल हैप्पीनेस, वो मेरे अंदर ही है, दैट इज इन माई सोल। और नॉट इवन, जब मैं बोलता हूं इन माई सोल तो ये भी गलत भाषा है। वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माई सोल इज हैप्पीनेस। तो आज जब हम बात करते हैं कि मुझे अपने आप को जानना है, क्योंकि अब हमारे जो और लोग हो चुके हैं इस स्पिरिचुअल फील्ड में, उन्होंने जानकर ये बता दिया है कि वो जो अनकंडीशनल हैप्पीनेस आप खोज रहे हैं कि लाइफ में कुछ भी हो जाए और मैं दुखी नहीं हो सकता, ये जो अनकंडीशनल हैप्पीनेस है ये आपकी अपनी करेक्टरिस्टिक है, जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, आई एम कमिंग टू नेचुरल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। जो मैंने कहा आपको कि एक बच्चा जब पैदा होता है, ही इज हैप्पी, हैप्पी, तो वो जो हैप्पीनेस की हमारी खोज है,
वो अंदर से ही आ वो अंदर से आएगी। अब ये हमारे ऋषियों ने बता दिया है हाँ। कि आत्मा को पहचानते जाओगे जितना ज्यादा, उतना ही आप अनकंडीशनली हैप्पी होते जाओगे। इट्स अ शॉर्टकट। जैसे न्यूटन ने जब देखा कि वो एक सेब नीचे गिरा है, उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसने डिजाइन कर दिया। आज हम वो बात नहीं करते जो न्यूटन ने सीखी। क्या उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, क्या गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट्स किए, राइट? आज हम उसकी बात नहीं करते। आज हम बात क्या करते हैं, न्यूटन ने हमें कुछ फॉर्मूले दे दिए हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम ये फॉर्मूले, लॉज ऑफ इक्वेशंस और लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करके आज हम जो है सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स पे भी चले जाते हैं, राइट? हम वो नहीं यूज कर रहे हैं जो न्यूटन ने किया है, बिकॉज वो हमारी एक धरोहर है, वो हमारा एक नॉलेज बैंक बन चुका है। मुझे उसको फिर से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन डिराइव करने की जरूरत नहीं है। आई कैन डायरेक्टली यूज इट and make a rocket launcher. Same thing happens in the spirituality. Spirituality is a science of within. और साइंस क्या करती है? साइंस, what is science? Science is basically knowing the rules of nature and body. नेचर अपने रूल से चल रहा है, बॉडी अपने रूल से चल रही है। साइंस क्या करती है? हम उसके रूल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से जो मेरी सोल है, मेरी सोल के भी अपने रूल्स हैं, जो हमारे ऋषियों ने इतने साल की तपस्या के बाद उन्होंने वो रूल्स भी उतने ही छोटे फॉर्मूले में दे दिए हैं जितने कि न्यूटन ने फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बोल दिया। अब हम उन फॉर्मूलों को यूज करके अपनी जर्नी को आसान कर सकते हैं। सो साइंस इज नोइंग द एक्सप्लोरिंग द एक्सटर्नल वर्ल्ड, spirituality is exploring your inner world. That's it. It's a science of soul. Science of soul. परफेक्ट। एक नया वर्ड सीखा आज मैंने, साइंस ऑफ सोल इज बेसिकली स्पिरिचुअलिटी। परफेक्ट। सो और सर ये फैक्ट है, मतलब आप चाहे कितने भी प्रैक्टिकल हो जाओ, बट अल्टीमेटली यू नीड हैप्पीनेस। Obviously. Can't be sad and disappointed always. Absolutely right. तो आपको हैप्पीनेस तो है, और हैप्पीनेस इज नेचुरल स्टेट, और नेचुरल स्टेट आने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी की जरूरत पड़ती है। Exactly. परफेक्ट। ठीक है सर, काफी चीजें हुई। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी। सर चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें तो एक सेपरेट पॉडकास्ट भी हो सकता है, बट थोड़े से जल्दी से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि सर चाइल्डहुड ट्रॉमा कैसे इम्पेक्ट करता है लाइफ को? जैसे मैंने आपसे कहा हाँ कि अगर फियर है हाँ तो मेरी पकड़ जो है दूसरे के हाथ पे ज्यादा हो जाएगी। अब ये फियर कहाँ से आए? ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हुए हैं, जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उन एक्सपीरियंसेस ने ही तो मेरे अंदर फियर डाल दिए हैं। सर, पर एक आपने जो एग्जांपल दिया कि पेरेंट्स कह रहा है कि मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, बच्चा कह रहा है प्यार नहीं मिल रहा है, तो ये परसेप्शन गैप है सर, इसको कैसे ठीक किया जाएगा? इसको ठीक ऐसे किया जाएगा कि और आप ये तो मतलब खत्म करता हूँ, ये तो जैसे मान लो 6 साल का बच्चा है, 5-6 साल का बच्चा जिसको ये चीजें रियलाइज होने लग गई हैं, और 8-10-12 साल तक 10th क्लास तक आते थे, वो मैच्योर हो जाता है आजकल, तो तब तक तो हो गया जो होना है। तो या तो उसी दौरान कुछ ऐसा हो कि परसेप्शन गैप खत्म हो जाए। ये आप 2nd क्लास से लेके 10th क्लास तक टोटल 8 साल का जो मेजर गैप है, उसमें आपको पता चल जाए कि पेरेंट्स को कि हाँ हम कम दे रहे हैं, या बच्चे को ऐसा लग जाए कि उसे कम परसीव हो रहा है। हम्म। ये कैसे ठीक करे? देखिए, एक्शन जो है वो पेरेंट्स को करना होगा, हाँ। बिकॉज चाइल्ड तो भी इतना मैच्योर नहीं है, छोटा है। ओके। तो जो एक्शन करना है वो हमेशा पेरेंट्स को करना है। पहली चीज तो ये याद रखनी है। परफेक्ट। दूसरी चीज याद रखनी है कि बच्चे की जो अभी मैच्योरिटी है वो आपसे कम से कम 25-30 साल कम है। तो मैं हम क्या करते हैं एज पेरेंट्स, हम अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से बच्चे को सजेशंस देते हैं। बच्चा अभी उतना मैच्योर नहीं है, वो उन सजेशंस को अभी ऐसे समझता है कि जैसे मुझ पे बाउंडेशंस की जा रही हैं। बच्चा है वो हर चीज एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है। पेरेंट्स क्या बोलते हैं, उनको पता है भैया लाइफ में ये सेट प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे जिंदगी जियोगे तो खुश रहोगे। आपने कैसे ये जाना? आपने भी तो बचपन से वो एक्सप्लोर किया, वो आपने कुछ गलतियां करी, गलतियां करके कुछ सीखे। तो फिर क्या हम बच्चे को अलाउ करें वो करने के लिए? बिल्कुल अलाउ करें। बिना एक्सपीरियंस के जब हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं तभी तो ये गैप्स आते हैं। बच्चे को एक्सपीरियंस कराएं, लेट हिम लर्न फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंसेस। हम क्यों अपना थॉट प्रोसेस बच्चे पे थोपना चाहते हैं? नहीं करना चाहते। फिर इसी से रिलेटेड एक पॉइंट आता है, आपने पॉइंट बोला भी था, हेलीकॉप्टर पेरेंट। पेरेंटिंग, हाँ। अब सर एक बच्चा होता है, पहले 7-8 होते थे तो एक आधा ध्यान नहीं रहता था, आजकल एक ही बच्चा होता है, वो भी अब इधर उधर हो जाए, आजकल इतना सेफ नहीं रहता सोसाइटीज वगैरह में, बच्चे वायलेंट भी ज्यादा हो गए हैं, तो ध्यान रखना पड़ता है। क्या करें? ध्यान रखना गलत नहीं है, हाँ। माइक्रो मैनेज करना गलत है।
हम बच्चे को रिस्पॉन्सिबल तो नहीं बनाते, बैठ के पढ़ाई करो, मोबाइल मत देखो, उस बच्चे के साथ बात मत करो। हम क्या कर रहे हैं? हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ताकि वो मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। हम बच्चे को ना तो मैच्योर बना रहे हैं, ना रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, ना हम उसको इस काबिल बना रहे हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस अपने अंदर से आए। हम बच्चे के मोटिवेशन पे काम नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे के सक्सेसफुल होने के लिए हम उसको एक स्पून फीडिंग कर रहे हैं। और जब तक आप स्पून फीडिंग करेंगे तो 2 तरीके के बच्चे पैदा हो जाएँगे। ये बच्चे की जो ग्रोथ होगी, या तो इसको हमेशा कोई ना कोई फीड करने वाला चाहिए होगा। तो ये ज़िंदगी में एक ऐसा बन जाएगा जिसकी बैकबोन नहीं है। कोई ना कोई हमेशा उसको सपोर्ट करने के लिए चाहिए, वैलिडेट करने के लिए चाहिए। ये बच्चे जो होते हैं, ये बहुत ऐसा लगते हैं कि कहना मानते हैं, ओबीडिएंट हैं, बट दे आर नॉट इंटेलिजेंट। और दूसरे बच्चे जो होंगे वो रिवोल्ट करेंगे, क्यों मैं आपकी बात मानूँ भई? मुझे तो नहीं माननी आपकी बात, मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं कहता है। अब इस टाइप के बच्चे जो होंगे, ये बहुत इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन बगावती होंगे, ओबीडिएंट नहीं होंगे। पेरेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है? वो बच्चे को चाहते हैं इंटेलिजेंट भी हो और ओबीडिएंट भी हो। और ओबीडिएंट भी हो। ये तो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं। ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स अ रूल। तो व्हाट इज द पेरेंटिंग टिप? तो पेरेंटिंग टिप्स, पेरेंटिंग बहुत बड़ा एक वो है, मतलब अभी मैं 3-4 दिन पहले मैं एक उसमें था, पॉडकास्ट में था, वो पूरा पॉडकास्ट ही पेरेंटिंग पे मैंने किया। बट सिंस यू आर आस्किंग, तो पेरेंटिंग टिप पे हमेशा ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चे को एक्सपीरियंस करने का मौका दें। लेट हिम लर्न फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंसेस। उसको वो अपॉर्चुनिटीज दें। इंस्टेड ऑफ यू गाइडिंग कि डू दिस, डोंट डू दिस, बेटर है कि उसको ऐसी सिचुएशन में लेके जाएं जहाँ पे वो खुद मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ तो आप समझ पाएंगे। मेरी एक भांजी है यूएस में, शी इज़ अ डॉक्टर, उसके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। डैलस में रहते हैं वो लोग। अब उनका एक जब छोटा बच्चा था, अब वो बच्चा क्या है कि वो तो शरारत करेगा, इधर-उधर भागेगा, जहाँ बिठाते हैं वहाँ बैठता नहीं है, हर चीज़ को टच करता है। तो उसका मेरे पास फ़ोन आया कि चाचू अब मैं इसको कैसे सँभालूँ? इसको डाँटूँगी तो आप मुझे बोलोगे कि बच्चे को डाँटना नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूँ? तो मैं उसको बोला पहले ये बताओ हमारे दुश्मन की टेरिटरी कितने किलोमीटर की है? फिर उतने हिसाब से हम जो है तैयारी शुरू करें। तो देन शी लाफ्ड, कह रही कि आप इसको पलंग पे बिठाओ तो भी तो नीचे नहीं उतर पाता। ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें उसको एक जगह बिठाना है, ठीक है? तो मैंने उसको क्या बोला, मैंने कहा आप जो है उसको कोई जैसे बच्चे की पहले समझो कि रिक्वायरमेंट क्या है। एक बच्चा छोटा है, वो हर चीज़ को टच करता है, मुँह में डालता है। ये उसका एक एक्सप्लोरेशन का तरीका है, सीखने का तरीका है। अब हम क्या करते हैं, हम उसको कुछ फ्रूट्स दे सकते हैं, कोई जो टीथर्स आते हैं वो दे सकते हैं, ताकि आप एक एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सको और बच्चे को भी एक्सप्लोरेशन का मज़ा मिले। तो वो बोलती है चाचू ये मैंने करके देखा है, मैं उसको देती हूँ और वो तो वो नहीं खाएगा और बाकी चीज़ें मुँह में डालता है। आई सेड आप उसको कैसे देती हैं? कह रही मैं उसको बढ़िया तरीके से काट के, स्लाइस करके प्लेट में देती हूँ। ऐसे तो उसकी एक्सप्लोरेशन नीड कहाँ फुलफिल हुई? मैं उसको क्या बोला, एक बच्चे के आस-पास आप वो सारी चीज़ें डाल दो, जो कि आपको पता है कि वो मुँह में डालेगा तो इट इज़ सेफ। प्लेट में मत दो, क्योंकि प्लेट में देने से बच्चे का अपना एक्सप्लोरेशन नहीं हो रहा है। आप उसके बेड के जहाँ पे वो बैठा है, उसके आस-पास जगह को बिल्कुल क्लीन कर लो, साफ कर लो। अपने उसके टीथर्स आपने डाल दिए, कुछ हार्ड फ्रूट्स हैं वो कट करके आपने रख दिए उसके आस-पास और छोड़ दीजिए। अब वो बच्चा क्या है 2 कदम 2 बार चलेगा आगे, कुछ उठाएगा, कुछ मुँह में डालेगा, ही इज़ एक्सप्लोरिंग। अब हम जब बच्चे को रेडीमेड सॉल्यूशन देना चाहते हैं, क्यों? कपड़े गंदे ना हो जाएँ। अब हमने बच्चे की वो जो एक एक्सप्लोरेशन की जो अंदर से नेचर ने एक क्यूरियोसिटी पैदा की थी, हमने उस क्यूरियोसिटी को किल कर दिया, क्योंकि हम बच्चे को ओबीडिएंट बनाना चाहते हैं। अब ये बच्चा ज़िंदगी में कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करेगा बड़ा होके, तब हम बच्चे को बोलेंगे ये तो कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करेगा, मिट्टी का मादो है, एक जगह बिठाओ तो बैठा रहता है। आपने यही तो किया था, फ्रूट काट के प्लेट में दे दिए थे और तकिए से उसको बिल्कुल चारों तरफ से घेर दिया था कि हिल ना पाए। सो बच्चे की अपनी एक डेवलपमेंटल नीड्स है। हमें उसकी डेवलपमेंटल नीड्स के हिसाब से उसके साथ बिहेव करना है, ताकि वो बच्चा जो है एक लर्निंग ले सके थ्रू हिज ओन एक्सपीरियंसेस। तो बेसिकली हाँ, मतलब क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन, एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें हैं जो हर बालक अपने उसको उसके अधिकार है वो। वो उसके मानवाधिकार हैं और उसको दिए जाने चाहिए। एग्जैक्टली। बट एज पेरेंट्स हाँ। हम उसको ये इतना कंट्रोल एटमॉस्फेयर दे सकते हैं कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट ना हो, कोई अनहाइजेनिक चीज आसपास ना हो। उतना हम कर, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपेरिमेंट करना है तो मतलब उसको सड़क पे भेज दे कि जा बेटा सड़क अपने आप पार कर, ऐसा नहीं है। बट वी कैन गिव हिम सॉर्ट ऑफ अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्लोरेशन विद इन द सेफ लिमिट्स।
अब बच्चा पलंग से नीचे ना गिर जाए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। लेकिन पलंग पे उतनी टेरिटरी में उसको फ्रीडम दे दीजिए, उसको एक्सप्लोर करने दीजिए पलंग के अंदर-अंदर जो है। इसी तरह से जब बच्चा बड़ा होगा, तो घर में वो चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा। आपको क्या देखना है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट नीचे ना हो। मैं एक फ्रेंड के घर में गया तो मैं देखा उनका घर जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं ना खाली-सा है, लगभग फर्नीचर नहीं है। तो मैं उसको बोला, मैं इतना पैसा कमाता है, थोड़ा फर्नीचर पे खर्च कर लिया कर। तो उसकी वाइफ़ ने बोला, कह रही भैया नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली क्या है बच्चा छोटा है, कभी खड़ा होता है तो सिर टकरा जाता है या कुछ ऐसे चीज़ें मुँह में डालता है, चीज़ें गिराता है, काँच की रखते हैं तो टूट जाता है। तो हमने सोचा अब ये 6-7 साल का हो जाएगा, तभी हम जो है डेकोरेटिव आइटम निकाल के घर में बाहर रखे, अलमारियों में सब पैक कर रखे हैं। सो आई सेड दैट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ पेरेंटिंग। हम घर को इतना सजा के रखते हैं और फिर बच्चा जो है कोई मेज़ से टकरा रहा है, कभी कुर्सी से टकरा रहा है। यू कैन डू अ मिनिमम फर्नीचर। आपके जो प्लग पॉइंट्स हैं, पावर पॉइंट्स हैं, उसको आपने कैप करके रख दिया, प्लग अप करके रख दिया ताकि बच्चा जो सेफ्टी का ख्याल रखिए, हाइजीन का ख्याल रखिए। उसके बाद उसको एक्सप्लोरेशन का एक एनवायरनमेंट दैट आई से इज़ गिविंग एन अपॉर्च्युनिटी टू एक्सपीरियंस बट इन अ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर जहाँ पे बच्चे को हार्म ना हो। हाँ, ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन सर, जी। स्कूल परफॉर्मेंस बच्चे की अगर पढ़ानी हो, हाँ। आपको पता है बच्चा इंटेलेक्चुअल है और पढ़ सकता है, बट मतलब कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ रहा है या नॉट सीरियस अबाउट स्टडीज। हुँ। इस आजकल एक सर इंस्टाग्राम पे एक नया वो चला हुआ है, जो बच्चे 5th 6th क्लास के बच्चे हैं, वो घर के मंदिर में एक पर्ची डाल के आते हैं जिसपे लिखा होता है कि क्रिकेट में, मेरा मतलब मैं अपने ही भाई के लड़के की बता रहा हूँ कि उसकी क्लास में एक लड़की है, उससे फ्रेंडशिप हो जाए, क्रिकेट में वो अच्छा परफॉर्मेंस देने लग जाए, और थर्ड होता है स्टडी। पर्ची बना के भगवान के मंदिर में रख दी। अब उसको कहीं से उसने इंस्टाग्राम में देखा होगा, उसने भी रिपीट कर दिया। क्यों पेरेंट्स से नहीं सीखा? हम मंदिर में जाके क्या करते हैं? दिन हमारी सारी प्रार्थनाएँ क्या माँग नहीं है? हाँ, हे भगवान मुझे धन देना, मुझे सुख समृद्धि देना, मेरे बच्चों को बढ़िया, हम भी तो माँग ही रहे हैं भगवान से। क्यों हम बोलते हैं कि ये चीज़ बच्चे ने इंस्टाग्राम से सीखी, अपने पेरेंट्स से भी सीखी। हाँ, उसका तरीका डिफरेंट है, वो पर्ची लिख के डाल रहा है, हम जो है वो मंदिर में जाके धागा बाँध के आते हैं, सही है। मन्नतें पूरी करवाते हैं, क्या है ये? यही तो बच्चा सीख रहा है, नहीं, खैर ये तो बात सही है कि बच्चा वही करता है जो आपको देखता है, जो आपको देखते या वो नहीं करता जो आप उसे कहते हो। डाउट एग्ज़ैक्टली। नहीं है। पर सर स्कूल परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाई जाए? देखिए, पढ़ाई करने से ज़्यादा बोरिंग काम कुछ नहीं है। ये तो हम भी जानते हैं, हम सब, मैं और आप भी पढ़ के ही निकले हैं इसे, राइट? तो पढ़ाई करने से ज़्यादा बोरिंग काम कुछ भी नहीं है। बच्चे का मन कहाँ जाएगा जहाँ पे कुछ एक एंटरटेनमेंट है, जहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट है, जहाँ पे कुछ वो करके देखता है। तो जब हम अपने जो बच्चे ने पढ़ना है, अगर हम उसके साथ कुछ एंटरटेनमेंट जोड़ सकते हैं, जैसे अब नॉलेज है, अब नॉलेज ज़रूरी तो नहीं है कि आपको गाय जो है वो किताबों में दिखानी है या फ्रूट्स आपको किताबों में दिखाने हैं। बच्चे को आप सब्ज़ी मंडी लेके चले जाएँ और वहाँ पे आप उसको सब्जियाँ और फल दिखाएँ, तो वो क्या है बच्चा सीख रहा है लेकिन हमने उसमें एक फन एलिमेंट, एक एक्साइटमेंट उसके अंदर हमने डाल दी है। और वही चीज़ वो किताब में बैठ के पढ़ रहा है, ये अंगूर है, ये आम है, ये सेब है, वो कितना बोरिंग लगता है उसका मामला। तो उसमें कुछ फन एलिमेंट डालें, कुछ एंटरटेनिंग चीज़ें रखें, डिस्कशंस करें। मैं आपसे हमेशा ही बोलता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे सोसाइटी में जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ज़िंदगी में एक भी किताब खोल के नहीं पढ़ी होगी। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बच्चा घर में क्या देखता है कि पेरेंट्स आने के बाद खुद तो किताब खोलते ही नहीं है और वो तो हमेशा मोबाइल में लगे रहते हैं और मुझे बोलते हैं बार-बार पढ़ने के लिए। कैसे मज़ा है, कैसे करेगा वो पढ़ाई? हमारा जो एक अप्रोच है, वो नॉलेज ओरिएंटेड तो है ही नहीं। ना हमारा एजुकेशन सिस्टम नॉलेज पे एम्फेसिस डालता है। मैं नहीं बोलता कि पढ़ने से नॉलेज नहीं आती है, लेकिन हमारा एम्फेसिस किस बात पे है कि आपके मार्क्स कितने आते हैं? हमारा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ये फर्स्ट वो आता है जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं। ये भी तो पॉसिबल है किसी को नॉलेज ज़्यादा हो लेकिन उसके मार्क्स कम आते हों। हम उसको तो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में डाल नहीं रहे हैं। तो अगर मेरे घर में एनवायरनमेंट ही नॉलेज बेस्ड नहीं है, तो बच्चा भी फिर कैसे सीखेगा? आज मैं पूरा दिन काम करके आया, मेरी वाइफ़ है पूरा दिन काम करके आई, बच्चे ने पूरा दिन अपना स्पेंड किया, काम किया, हम लोग एक डिनर टेबल पर साथ में बैठे हैं। वी कैन अडॉप्ट अ कल्चर कि भई मैंने जो सीखा है आई कैन शेयर माय लर्निंग्स और लर्निंग ज़रूरी तो नहीं है किताब से होती है। मेरी वाइफ़ है वो अपनी कुछ लर्निंग्स लाइफ़ में उसने सीखी हैं, वो शेयर करे। बच्चा सिर्फ़ सुन रहा है, देख रहा है कि हाँ, पापा ने आज ये नई चीज़ सीखी अपनी लाइफ़ में, मम्मी ने ये नई चीज़ सीखी। वो भी मोटिवेट होगा ये बताने के लिए मैंने भी नई चीज़ सीखी, फुटबॉल में 2 ट्रिक्स नहीं सीखी मैंने। तो हमें बच्चे का जो एक माइंडसेट है वो नॉलेज ओरिएंटेड बनाना है और नॉलेज सिर्फ़ किताबों से नहीं आती है। और जब उसका एक माइंडसेट नॉलेज ओरिएंटेड बन जाएगा,
तो धीरे 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 जैसे वो बड़ा होता जाएगा फिर वो किताबों से भी नॉलेज लेने में उसको मजा आने लगेगा। मैं एक लड़की को जानता हूँ जो कि नीट की तैयारी कर रही थी और वो बोलती है मैंने सर कभी मैं टीवी नहीं देखती हूँ। तो मैं उसको बोला मैं कहा फिर तुम एंटरटेनमेंट के लिए क्या करती हो? तो कहती है जब फिजिक्स पढ़ के थक जाती हूँ तो केमिस्ट्री पढ़ लेती हूँ, जब केमिस्ट्री पढ़ के थक जाती हूँ तो बायो पढ़ लेती हूँ, और जब एकेडमिक्स पढ़ के थक जाती हूँ तो मैं कुछ और दूसरी फिक्शन या कुछ दूसरी किताब पढ़ लेती हूँ। कुछ लोग हैं ना जो रीडिंग की भी जिनकी हॉबी होती है, जो रीडिंग में भी मजा लेते हैं। हम बच्चे को रीडिंग तो कराना चाहते हैं, मजा वाला एलिमेंट नहीं क्रिएट कर पाते हैं, एंड दैट व्हाट इज स्पिरिट डे। परफेक्ट सर, थैंक यू। अभी पिछली बार की तरह इस बार भी वही बात, मतलब मजा आया आपसे बात करके। कुछ नई चीजें, नई टेक्नो, नए वर्ड्स, ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं ऐसे लगता है। पर बहुत अच्छा लगा आज, और काफी चीजें पता चली। मुझे लगता है कि बार बार करते रहना चाहिए आपके साथ पॉडकास्ट, कभी लिखना नहीं चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सर। ओके राइट, थैंक यू सर।